नमस्कार दोस्तों, प्रतिबद्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक के लिए हम आपके लिए लगातार ही प्रश्नोत्तर की सीरीज दे रहे हैं और इसमें हमने आज शिशु की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा से संबंधित आपको एमसीक्यूज लेके आए हैं, जो आगामी आने वाली जो शिफ्ट है या आने वाली परीक्षाएं हैं उसमें आपके लिए अत्यंत लाभकारी हो सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के हम प्रैक्टिस करते हैं आज के हमारे एमसीक्यूज। हमारा पहला प्रश्न हमने लिया है, सामाजिक रचनावादी सिद्धांत पर आधारित कक्षा कक्ष में ए, मूल्यांकन और अधिगम को अलग अलग प्रक्रिया माना जाता है। बी, बच्चे निष्क्रिय रूप से सुनते हैं जब शिक्षक शिक्षण करते हैं। सी, संसाधन केवल प्रदर्शन के लिए होते हैं। और डी, गतिविधि के अनुसार बैठने की व्यवस्था में बदलाव होता है। यहाँ पूछा है सामाजिक रचनावादी सिद्धांत पर आधारित कक्षा कक्ष, तो इसके अनुसार सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गतिविधि के अनुसार बैठने की व्यवस्था में इसमें बदलाव हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में कौन सी समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है? आपको ऑप्शन दिए हैं। ए, यह सभी विद्यार्थियों की क्षमताओं को अधिकतम स्तर तक बढ़ाना चाहती है। बी, समावेशी शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, यह कोई उपार्जित अवस्था या उत्पाद नहीं है। सी, यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के सीखने में अभिवृद्धि करती है। और डी, यह दिव्यांग बालकों की देखभाल से उनकी शिक्षा और व्यक्तिगत विकास की और सेवा में बदलाव है, विकास की और सेवा में बदलाव है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समावेशी शिक्षा की विशेषता में जो काउंट नहीं होता है वह है यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को सीखने में अभिवृद्धि करती है। तो इसमें सभी कैटेगरी के छात्र आ जाते हैं, यानी सामान्य छात्र भी इसमें शामिल होते हैं, इसलिए ये ऑप्शन इसमें गलत होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? तो आपको बताना है वृद्धि और विकास का प्रथम चरण कौन सा है। ए आपको दिया है मानसिक विकास, बी आपको दिया है नैतिक विकास, सी सामाजिक विकास और डी शारीरिक विकास। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शारीरिक विकास। शारीरिक विकास जो है वृद्धि विकास का प्रथम चरण माना जाता है। अगर हम शारीरिक विकास की बात करें तो ये जन्म से पूर्व की अवस्था से ही आरंभ हो जाता है, यानी जब गर्भाधान होता है तो गर्भाधान से ही ये आरंभ हो जाता है। गर्भाधान के बाद में जन्म होता है, उसमें शैशव अवस्था में बच्चा आता है, उस समय पे दूसरा चरण हो जाता है शैशव अवस्था। शैशव अवस्था के बाद में आएगा आपका किशोर अवस्था। किशोर अवस्था में फिर अगला विकास का चरण आरंभ होता है। तो इस तरह से विकास के प्रथम चरण में जो आएगा वो शारीरिक विकास होगा, जो गर्भाधान से आरंभ होगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो रिक्त अधिगम के चरण का पूर्ववर्ती है। तो आपको बताना है प्रतिपालन किस अधिगम के चरण का पूर्ववर्ती चरण माना जाता है। आपको इसमें ऑप्शन दिए हैं, ए सामान्यीकरण, बी अन्योन्याश्रित, सी अंतर संबंधित और डी अभिप्रेरण। तो दोस्तों इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामान्यीकरण। प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो सामान्यीकरण अधिगम के चरण का पूर्ववर्ती चरण माना जाता है। यहाँ अधिगम का तात्पर्य सीखने से है। अगर हम अधिगम के विषय में बात करें तो इसका पहला चरण जो होता है वो अधिग्रहण कहलाता है। पहला चरण होगा अधिग्रहण। दूसरा चरण की अगर बात करें तो उसमें प्रवाह और प्रवीणता आती है, प्रवाह और प्रवीणता इसमें आएगी। इसके अतिरिक्त जो तीसरा चरण रख रखाव, चौथे चरण में सामान्यीकरण और अंतिम चरण के रूप में हम अनुकूलन को लेते हैं। तो ये आप याद रखेंगे, अलग अलग चरण होते हैं अधिगम के। और सामान्यीकरण जो चरण होगा उसका पूर्ववर्ती, जो चरण का पूर्ववर्ती होगा वो प्रतिपालन का चरण होगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? आपको इसमें ऑप्शन दिए हैं, ए पुरस्कार, बी दंड, सी सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण और डी प्रशंसा। तो यहाँ पे बोला है छात्रों में सही व्यवहार का प्रशिक्षण देना है, उसके लिए सही उत्तर देना है। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। अगर छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हम देना चाहते हैं तो उन्हें सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण देना होगा। सही व्यवहार प्रशिक्षण के लिए उदाहरणों के साथ स्पष्ट निर्देश दिए जाते हैं, अभ्यास करने का बच्चों को मौका दिया जाता है और तुरंत प्रतिक्रिया देना भी एक महत्वपूर्ण उसमें अंग होता है, जिससे जो छात्र होता है वो सही व्यवहार को समझता है और उसे अपनाने में उसको मदद मिलती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? आपको ऑप्शन दिए हैं, ए स्मृति, बी वर्णन, सी चिंतन और डी बोध।
तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्णन। वर्णन जो है वो शिक्षण के स्तर में काउंट नहीं होगा। यहाँ पे शिक्षण के स्तर में आ जाएगा स्मृति, इसके अलावा चिंतन और बोध। शिक्षण का स्मृति वाला जो स्तर होता है वो सबसे निचला स्तर माना जाता है। बोध यानी कि समझ वाला जो स्तर होता है वो मध्यम स्तर माना जाता है। और शिक्षण का जो चिंतन स्तर का जो स्तर होता है वो सबसे ज़्यादा ऊंचा स्तर माना जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। तो आपको बताना है उनकी एज ग्रुप, किस एज ग्रुप तक के बच्चों को काउंट किया जाता है। ऑप्शन ए है 6 वर्ष से 18 वर्ष, बी है 6 वर्ष से 22 वर्ष, सी है 3 वर्ष से 18 वर्ष और डी है 6 वर्ष से 14 वर्ष। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा कि इसमें पूछा है दिव्यांग बच्चों के निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करना, तो 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए, जबकि सामान्य जो बच्चे होते हैं उनके लिए 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के लिए शिक्षा के अधिकार को इस अधिनियम में रखा गया है। लेकिन जो भी दिव्यांग होंगे उन बच्चों के लिए 18 वर्ष आयु सुनिश्चित की गई है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। इनमें से कौन सा बालवाड़ी एवं आंगनवाड़ी कार्यक्रम का प्रकार है। आपको ऑप्शन दिए हैं ए निरौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम, बी अभिभावकों के लिए शिक्षा का स्थान, सी औपचारिक शिक्षाशाला और डी अनौपचारिक शिक्षाशाला। तो आपको बताना है बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यक्रम इनमें से किस प्रकार में काउंट होते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बालवाड़ी एवं आंगनवाड़ी के जो कार्यक्रम होते हैं उन्हें अनौपचारिक शिक्षा वाले कार्यक्रम के रूप में काउंट किया जाता है। अनौपचारिक शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है ऐसी शिक्षा जो औपचारिक संस्थानों जैसे स्कूल, कॉलेज इससे बाहर दी जाती है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बालवाड़ी, आंगनवाड़ी, इसके अलावा परिवार आता है, समुदाय आता है, दैनिक अनुभवों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना, ये सब अनौपचारिक शिक्षा के शिक्षा के क्षेत्र होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि है। आपको ऑप्शन दिए हैं ए अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उपचारों का सुझाव देना, बी उसके माता पिता को सूचित करना, सी छात्रों को दंडित करना और डी उसे नज़रअंदाज करना। इसमें पूछा है छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो सबसे प्रभावी विधि होगी अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उसके उपचारों का सुझाव देना। व्यवहार संशोधन योजनाओं का तत्काल लाभ केवल अवांछित व्यवहार को दंडित करने से नहीं मिलता है, बल्कि अच्छे व्यवहार के लिए पुरस्कृत करने से भी मिलता है। माता पिता, शिक्षक, इन सभी को इसके ऊपर कार्य करना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे। बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 को दिसंबर 2021 में लोकसभा में पेश किया गया था, जो 17वीं लोकसभा भंग होने से निरस्त हो गया था। इस विधेयक में प्रावधान थे, तो इस विधेयक में क्या क्या प्रावधान थे बताना है। ऑप्शन ए लड़के की विवाह उम्र 21 वर्ष, बी लड़की की विवाह उम्र 21 वर्ष, सी लड़की की विवाह उम्र 18 वर्ष और डी ए और बी दोनों। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। जो 2021 में विधेयक प्रस्तुत किया गया था उसमें लड़के की विवाह की उम्र 21 वर्ष और लड़की की विवाह की उम्र भी 21 वर्ष करने का प्रावधान था, लेकिन ये लोकसभा भंग होने के कारण निरस्त हो गया। अगला प्रश्न हम देखेंगे। भारत का पहला राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम 1992-99 में शुरू किया गया। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शंस गलत है और प्रश्न में भी गलती है, तो आप थोड़ा सा याद रखें। भारत का पहला राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम 1992 से 99 के दौरान शुरू किया गया था। ये कथन लेकिन बिल्कुल सही है, तो आप इसे याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे। शिशु को माँ के दूध के साथ साथ ऊपरी आहार देना शुरू करना चाहिए, तो कब शुरू करना चाहिए आपको बताना है। ऑप्शन ए है 2 महीने के बाद, बी 6 महीने के बाद, सी 9 महीने के बाद और डी 12 महीने के बाद। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 महीने के बाद।
जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है, यानी शिशु 6 महीने का हो जाता है, तो इसे शुरुआत में खाद्य पदार्थ के रूप में मसले हुए और चिकने भोजन देना चाहिए और मिश्रित भोजन देने से परहेज करना चाहिए। अगला प्रश्न हम देखते हैं, शिशु की मालिश शिशु की देखभाल का महत्वपूर्ण हिस्सा है जो फायदेमंद है। तो किस लिए फायदेमंद होता है शिशु की मालिश, आपको बताना है। ए, जो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए फायदेमंद है। बी, जो मांसपेशियों, हड्डियों और टेंडन की ताकत बढ़ाता है। सी, पाचन तंत्र को उत्तेजित करता है जिसमें गैस, कब्ज और दर्द जैसी समस्याओं से राहत मिलती है। और डी, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर निश्चित तौर पर ऑप्शन नंबर डी होगा। शिशु की मालिश करने से उनके शारीरिक और मानसिक विकास में फायदा मिलता है, मांसपेशी, हड्डी और टेंडन की ताकत बढ़ती है, पाचन तंत्र को उत्तेजित करता है जिससे गैस, कब्ज, दर्द जैसी समस्याओं से राहत मिलती है, इसलिए मालिश जरूरी होती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, एक नवजात शिशु अपनी माँ की आवाज़ को जन्म के कुछ ही दिनों के अंदर पहचान लेता है। तो ये कथन सत्य है या असत्य है, आपको बताना है। ऑप्शन ए सत्य है, बी असत्य है, सी अंशतः सत्य है और डी पूर्व का कोई नहीं, मतलब ये जो ऊपर दिया है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सत्य है। एक नवजात शिशु अपनी माँ की आवाज़ को जन्म के कुछ ही दिनों के अंदर पहचानने आरंभ कर देता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, मस्तिष्क सबसे तेजी से विकसित होता है, आपको बताना है मस्तिष्क किस अवस्था में सबसे तेजी से विकसित होगा। ए, भ्रूण अवस्था में। बी, जन्म से लेकर 5 साल की उम्र तक। सी, किशोर अवस्था यानी 12 से लेकर 18 वर्ष की आयु तक। और डी, युवा अवस्था में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्क सबसे तेजी से विकसित होता है जन्म से लेकर 5 साल की उम्र तक। इस उम्र तक बच्चे का मस्तिष्क का लगभग 90% विकास हो जाता है। किंडरगार्टन जाने से पहले ही बच्चा लगभग मस्तिष्क का 90% विकास कंप्लीट हो जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, सर्वाधिक वृद्धि व विकास कब होता है। ऑप्शन ए शैशव अवस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोर अवस्था और डी प्रौढ़ावस्था। तो यहाँ पे समस्त प्रकार की वृद्धि और विकास के बारे में बात की है, इसलिए दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किशोर अवस्था में जो बालक होता है उसकी सर्वाधिक वृद्धि और विकास आरंभ हो जाता है। ये 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष की उम्र तक चलता है, कभी कभी ये 10 वर्ष से 21 वर्ष की उम्र तक भी देखा जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, विकास की इस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। अभी हमने मस्तिष्क का विकास देखे, अब बुद्धि का विकास आपको बताना है। ऑप्शन ए शैशव अवस्था में, बी बाल्यावस्था में, सी किशोर अवस्था में, डी प्रौढ़ावस्था में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी किशोर अवस्था में। किशोर अवस्था की जो विकास की अवस्था होती है इसमें बुद्धि का अधिकतम विकास माना जाता है। 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की अवस्था किशोर अवस्था कहलाती है। यह वह समय होता है जिसमें व्यक्ति बाल्य अवस्था से परिपक्वता की ओर जाने लगता है, यानी परिपक्वता की ओर उन्मुख होने लगता है। किशोर अवस्था में शारीरिक बदलाव होते हैं, साथ ही मानसिक बदलाव भी होते हैं, जिसका जो है प्रभाव किशोर के जीवन के बौद्धिक विकास पर पड़ता रहता है। तो इस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास बच्चे का होता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, शिशु को माँ के दूध के साथ साथ ऊपरी आहार में मोटे, प्यूरीकृत या मसले हुए भोजन कब से देना शुरू करना चाहिए। ऑप्शन ए 6 महीने के बाद, बी 8 महीने के बाद, सी 9 महीने के बाद और डी 12 महीने के बाद। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 8 महीने के बाद में। इसमें बोला है कि प्यूरीकृत या मसले हुए भोजन कब से देना शुरू करना चाहिए। तो दोस्तों शुरुआत में खाद्य पदार्थ के मसले हुए और चिकने प्रवृत्ति के जो भोजन होते हैं, प्रकृति के जो भोजन होते हैं उसे देना चाहिए, और मिश्रित भोजन शुरुआत में नहीं देना चाहिए, जो कि 6 महीने के बाद में हम आरंभ कर सकते हैं। इसके बाद में 8 महीने के बाद में बच्चे को मोटे, प्यूरीकृत या मसली हुए भोजन देना शुरू करना चाहिए। इसके बाद धीरे धीरे कुछ गांठदार चीज़ें, बारीक कटी हुई चीज़ें, ये भोजन के रूप में देना आरंभ करना चाहिए। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, सती प्रथा को रोकने हेतु भारत सरकार के द्वारा कौन सा अधिनियम लाया गया। आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए सती प्रथा अधिनियम 1990, बी सती रोकथाम 1987, सी सती प्रथा निषेध अधिनियम 1960 और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
सती रोकथाम 1987। यहाँ सती से तात्पर्य है कि कोई विधवा हो जाती है या किसी का पति एक्सपायर हो जाता है तो उन्हें वो या तो स्वैच्छिक रूप से खुद ही उनकी चिता में जल जाती हैं या फिर उन्हें मजबूरन जिंदा जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है। तो इस प्रथा को रोकने के लिए सती रोकथाम 1987 भारत सरकार के द्वारा लाया गया था। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। बाल विवाह अधिनियम के तहत किस उम्र से कम के बालक और बालिकाएं नाबालिग माने जाएंगे? ऑप्शन ए 21 वर्ष से कम उम्र का लड़का, बी 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की, सी ए और बी दोनों ही, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी 21 वर्ष से कम उम्र का लड़का और 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की, ये दोनों ही नाबालिग माने जाएंगे। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की बात करें तो ये 2006 में लाया गया था। इसके अनुसार जो पूर्व आयु थी जिसमें 18 वर्ष को बढ़ा करके लड़कों की उम्र 21 वर्ष कर दी गई थी और महिला की आयु जो है इसमें 18 वर्ष रखी गई थी। और ये 2006 का जो बाल विवाह अधिनियम आया था, ये एक और अधिनियम आया था 1929 में, जिसे शारदा अधिनियम के नाम से भी जानते हैं, उसका प्रतिस्थापन है। मतलब शारदा अधिनियम 1929 को निरस्त करके 2006 में बाल विवाह अधिनियम लाया गया, जिसमें 21 वर्ष से कम उम्र का लड़का और 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की की मैरिज नहीं होगी और ये नाबालिग माने जाएंगे। अगला प्रश्न हम देखेंगे। मातृ वंदना योजना के विषय में गलत कथन है। आपको ऑप्शन दिए हैं। ए, पहले बच्चे के लिए 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। बी, दूसरे बच्चे के लिए भी 6,000 रुपये का मातृत्व लाभ दिया जाता है अगर दूसरा बच्चा लड़की है। सी, योजना सभी आय वर्ग की गर्भवती महिलाओं के लिए लागू है। और डी, महिलाओं की आयु 17 साल 9 महीने से लेकर 55 साल के बीच में होना चाहिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महिलाओं की आयु 17 साल 9 महीने से लेकर 55 साल के बीच में होना चाहिए। ये इसमें ऑप्शन गलत है। मातृत्व वंदना योजना की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत जनवरी 2017 से हुई थी और इसमें पहले बच्चा जब होता है प्रसव के बाद में 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता उस समय दी जाती है और दूसरा बच्चा अगर लड़की है तो उस समय पर भी 6,000 रुपये का मातृत्व लाभ दिया जाता है। इसके अलावा योजना सभी आय वर्ग की गर्भवती महिलाओं के लिए लागू है। यहाँ किसी प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं है, सभी प्रकार की महिलाएं इसमें शामिल होंगी। लेकिन महिलाओं की आयु जो है यहाँ पे 18 साल 7 महीने से लेकर 55 साल के बीच में होना चाहिए, ये प्रावधान है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। किंडरगार्टन विधि के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन ए फ्रोबेल, बी मारिया मॉन्टेसरी, सी स्किनर और डी वाटसन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए फ्रोबेल। फ्रेडरिक फ्रोबेल इनका पूरा नाम था और इन्हें किंडरगार्टन सिस्टम के जनक माने जाते हैं। ये एक जर्मनी थे, यानी जर्मन के रहने वाले थे और जर्मनी भाषा में किंडरगार्टन का मतलब होता है बच्चों का बगीचा, या फिर इसे हम कभी कभी बालवाड़ी के नाम से भी जानते हैं। किंडरगार्टन विधि जो होती है उसके तहत छोटे बच्चों को पढ़ाने का एक मनोवैज्ञानिक तरीका इसमें अपनाया जाता है। इसमें बच्चों को खेल खेल में बच्चों को पढ़ाया जाता है, मतलब बहुत सारे खेल खिलौने होते हैं उनके द्वारा किंडरगार्टन में पढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन मानसिक मंदता का स्तर नहीं है? आपको ऑप्शन दिए हैं। ए नम्र, बी गंभीर, सी विद्वान और डी सौम्य। तो दोस्तों इसमें पूछा है मानसिक मंदता का स्तर नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विद्वान। विद्वान जो होगा मानसिक मंदता का स्तर में नहीं आएगा। मानसिक मंदता वाला जो बच्चा होता है नम्र, गंभीर और सौम्य हो सकता है, लेकिन विद्वान नहीं हो सकता। औसत से कम बुद्धि अर्थात 70 से कम बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को मानसिक मंदित बच्चे कहा जाता है और इसे 4 चरणों में वर्गीकृत किया जाता है। अगर 50 से 55 और से लेकर लगभग 70 तक IQ होता है तो ये हल्का मंदित कहलाता है। अगर 30-35 से 50-55 के बीच में होता है तो मध्यम मंदित कहलाता है और 20-25 से लेकर
35-40 के बीच में इनका IQ होता है, तो वो गंभीर रूप से मंदित बच्चे कहलाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखेंगे, राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शंस आपको दिए हैं, ए भोपाल, बी मुंबई, सी चेन्नई, डी सिकंदराबाद। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान मुंबई में स्थित है। राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, इसका पूरा नाम अली यावर, तो ये याद रखेंगे, अली यावर के नाम से अगर पूछता है तो अली यावर जंग राष्ट्रीय वाणी एवं श्रवण विकलांगता संस्थान के नाम से है, तो आप याद रखें अली यावर जंग इसके नाम से है। मुंबई में ये स्थित है। इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 1983 में इसको स्थापित किया गया था। ये विकलांग व्यक्तियों, जिन्हें हम दिव्यांग भी बोलते हैं, के सशक्तिकरण के लिए बनाया गया था। और यह विकलांग व्यक्तियों के दिव्यांगजन के सशक्तिकरण विभाग भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन के रूप में काम करता है। तो ये आप इतनी सारी जो बातें हैं वो आपको याद रखना है। अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान से संबंधित है। 1983 में इसकी स्थापना हुई थी, मुंबई में ये है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 86वां संविधान संशोधन के तहत कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? ऑप्शन ए 22A, बी 21A, सी 24A, डी 25A। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 21A। 86वां संविधान संशोधन की अगर बात करें तो ये भारतीय संविधान में किया गया था 2002 में। तो 2002 में ये संशोधन पारित हुआ था। इस संशोधन के द्वारा आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं, उन बच्चों को अनिवार्य रूप से और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान इसमें किया गया है। इस संशोधन के जरिए माता पिता को अपने बच्चों को शिक्षा देने के कर्तव्य भी सौंपे गए हैं। तो याद रखें, 86वां संशोधन 2002 में आया। 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए, बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। अगला प्रश्न देखते हैं, निर्भया घटना के पश्चात मध्य प्रदेश महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा 2013 में महिला अपराध को रोकने के लिए कौन से दल का गठन किया गया? आपको ऑप्शन दिया है, ए वीरांगना दल, बी शौर्या दल, सी सूर्य दल और डी गुलाबी दल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब निर्भया कांड हुआ था, उस घटना के पश्चात मध्य प्रदेश में के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा 2013 में महिला अपराध को रोकने के लिए शौर्या दल का गठन किया गया था। और इसका प्रारंभिक उद्देश्य रखा गया था ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। इसमें एक टीम बनाई गई थी। इसमें प्रत्येक टीम में 5 महिला 5 पुरुष सदस्य होते थे, लेकिन जो सदस्य दल का नेता होता था वो महिलाएं होती थी। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, NEP 2020 को लागू करने वाला NEP 2020 को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? आपको ऑप्शन दिए हैं, ए मध्य प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी राजस्थान, डी कर्नाटक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक है। ये फर्स्ट राज्य है। सेकंड राज्य की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश इसमें सेकंड राज्य है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, कमजोर वर्ग व BPL कार्ड धारक को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराने हेतु भारत सरकार के द्वारा कौन सी महत्वाकांक्षी योजना को हरी झंडी दिखाई गई है? ऑप्शन ए स्वामित्व योजना, बी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, सी आयुष्मान भारत योजना और डी स्वर्ण बांड योजना। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा है BPL कार्ड धारक होना चाहिए और उन्हें बीमा वाली जो सुविधा है वो मुहैया कराई गई है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना, जिसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जानते हैं, भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है। इसे लॉन्च किया गया था 23 सितंबर 2018 में। इसे 23 सितंबर 2018 में लॉन्च किया गया था और इसे पूरे भारत में लागू किया गया है। इस योजना का उद्देश्य था आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना। अगला प्रश्न हम देखते हैं, पॉस्को एक्ट 2012 का मूल उद्देश्य क्या है? आपको ऑप्शन दिए हैं, ए बच्चों को यौन शोषण व यौन उत्पीड़न से बचाना,
बी महिलाओं को दहेज प्रथा से मुक्ति दिलाना, सी महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाना और डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पोस्को एक्ट के बारे में पूछा है, यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस 2012, इसका उद्देश्य बताएंगे आप। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। इसका उद्देश्य है बच्चों को यौन शोषण व यौन उत्पीड़न से बचाना। इसमें जो बच्चे हैं वो शामिल होते हैं 18 वर्ष से कम उम्र के। 18 वर्ष से कम उम्र के लड़के या लड़कियां, अगर इनके साथ में किसी प्रकार का यौन उत्पीड़न होता है तो इसके तहत सजा का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, नेको का गठन कब किया गया? आपको ऑप्शन दिए हैं, ए 1990, बी 1992, सी 1993, डी 1994। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1992। 1992 में भारत का पहला राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम यानी नेको का गठन किया गया को शुरू किया गया था और इसी दौरान इसको लागू करने के लिए नेको का गठन किया गया था। भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक संचालित विभाग के रूप में नेको वर्क करता है। यह भारत में HIV एड्स के रोकथाम के लिए 35 नियंत्रण समुदाय के माध्यम से कार्यक्रमों का नियंत्रण करता है और उन्हें नेतृत्व प्रदान करता है। तो ये एड्स नियंत्रण के लिए बनाई गई संस्थान है और 1992 में जब भारत में पहला राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम जो कि 1992 से 99 तक चला था, उसको क्रियान्वित करने के लिए आयोग बनाया गया था। तो दोस्तों ये आज का हमारा अंतिम अभ्यास प्रश्न था। इसी तरह के प्रश्नों के लिए आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। जब तक परीक्षा चल रही है हम आपको लगातार प्रश्न देते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।